पूरे दुनिया की सांसें फिलहाल अटकी हुई हैं यूएस इजरायल ईरान वॉर के चलते हुए। यह युद्ध ट्रंप ने शुरू तो किया था, सोचा था एक दो दिन में निपट जाएगा, अब खिंचता ही चला जा रहा है और फैलता चला जा रहा है। या यूं कह लीजिए कुछ लोग अपने मतलब के लिए इसे और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद, आयतुल्लाह खमीनी को मार गिराने के बाद, यह जंग पहले ही पूरे मिडिल ईस्ट को अपने चपेट में ले चुका था। बीते 24 घंटों में इस आग की लपटें एक तरफ नेटो की सरहद को छू चुकी है तो दूसरे तरफ इसकी आंच भारत की दहलीज तक पहुंच चुकी है। तुर्की ने कहा है कि उसके देश के तरफ आता हुआ एक इरानियन मिसाइल को नेटो की एयर डिफेंस को डिप्लॉय करके मार गिराया है। उधर हिंद महासागर में अमेरिका ने ईरान के एक वॉरशिप को श्रीलंका के पास टॉर्पीडो चलाकर डुबो दिया। खास बात यह है कि यह युद्धपोत किसी जंग का हिस्सा नहीं था, यह तो भारत के बुलावे पर विशाखापट्टनम में एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू पर आया था। इस शिप में सवार 30 के करीबन सेलर्स को श्रीलंकन नेवी ने बचा लिया, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों को अमेरिका ने वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. जो बात अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर आपको नहीं बताएंगे वो ये है कि नाजी जर्मनी भी शिप को डुबोने के बाद लोगों को बंदी बना लेता था, उनको सी से बचा लेता था, लेकिन यहां अमेरिका ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। एक न्यू लो रिकॉर्ड कायम कर दिया है यहां अमेरिका ने। उधर ईरान में भी इस जंग में अब तक 1000 जानें जा चुकी हैं। जिस तेहरान को लिबरेट करने की बात हो रही थी, डेमोक्रेसी लाने की बात हो रही थी, उसी भीड़ भड़के वाले तेहरान पर अब कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है। यह कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, यह कोई प्रिसिशन स्ट्राइक नहीं है, यह पनिशमेंट दी जा रही है ईरान को कि तुमने अमेरिका के सामने घुटने कैसे नहीं टेके। लेकिन अभी भी ईरान सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहा है। उसने भी मिडिल ईस्ट में जो कहर बरसा कर रखा है, उसके बाद अमेरिकी सरकार को मजबूर होकर कहना पड़ा कि मिडिल ईस्ट में हम अपने नागरिकों की सुरक्षा गारंटी नहीं कर सकते हैं, तुम अपना अपना देख लो। डोनाल्ड ट्रंप को उसके अपने देश में अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगे जा रहे हैं कि आखिर अमेरिका का इस वॉर में उद्देश्य क्या है, वो किसके कहने पर इस जंग में घुसा है। क्या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अब इजरायल चला रही है? क्योंकि पहले दिन अमेरिका ने लोगों को बताया कि नहीं नहीं, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज का नाश करना है। दूसरे दिन ईरान के इस्लामिक रेजीम को हटाना है। तीसरे दिन बोला कि नहीं नहीं, हमें तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को मिटाना है। चौथे दिन हो गया कि ईरान और उसके जो सपोर्टिंग ग्रुप्स है, हुतीज वगैरह, हमास, उनको हटाना है, रीजनल स्टेबिलिटी लाना है। और अब ट्रंप के खास लिंडजी ग्रेहम का कहना है कि नहीं, यह युद्ध नहीं, यह धर्म युद्ध है। This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years. शायद एक दिन वो भी आएगा जब अमेरिकी नेता सच उगल देंगे कि इजराइल पोपो के कहने पर ही ये सब हो रहा है। इस सब के बीच में साइप्रस से एक चौंका देने वाली खबर आई है। अभी तक माना जा रहा था कि वहां की यूके का जो एयरबेस है उसको ईरान ने अपने ड्रोन से निशाना बनाया था, लेकिन अब पुष्टि की गई है कि वो ड्रोन ईरान से आया ही नहीं था। इसके पहले सऊदी अरेबिया के एरामको फैसिलिटी को भी टारगेट बनाया गया था ईरान का हमला बोलकर, लेकिन बाद में पता चला कि ईरान का इसमें हाथ नहीं था। अब दुनिया भर में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल खुद ही ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा रहा है, अपने एलाइज पर बम गिरा रहा है, झूठे हमले करवा रहा है, ईरान का नाम लगा रहा है ताकि बाकी देश ईरान के खिलाफ एकजुट हो जाएं। यह बात आपको चौंका देने वाली लगेगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि इजराइल यह हरकत पहले भी बार बार करते आया है। एक बार तो रंगे हाथों पकड़ा भी गया था। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में फोकस करेंगे इजराइल के इस हथकंडों का, ये स्ट्रेटेजी का, इसका पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि इस युद्ध ने अब दुनिया भर को कैसे हिलाकर रखा है, आपको और मुझे कैसे ये इंपैक्ट अब बहुत जल्द करेगा। देखिए, ईरान जानता है कि वो बल पर इस युद्ध को नहीं जीत सकता है। मकसद है अमेरिका और उसकी एलाइज की कमर तोड़ना, एसिमेट्रिक वॉर करके। इसका एक अहम हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिप्स का आना जाना बिल्कुल रोकना। यह दुनिया का 20% तेल और एलएनजी सप्लाई इसी के थ्रू जाता है, इस नैरो पैसेजवे के थ्रू जाता है। और ईरान को हर टैंकर को डुबाने की जरूरत नहीं है, हर टैंकर को अटैक करने की जरूरत नहीं है, बस डर ही काफी है। दरअसल होता क्या है कि शिप्स की इंश्योरेंस होनी होती है, और अब इंश्योरर्स मना कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाना है, अपने शिप को ले जाना है, अपने पैसे पर ले जाओ, हम इसको इंश्योर नहीं करेंगे। शिप अगर डूबेगा तो नुकसान तुम्हारा होगा। तो कोई शिप वहां जाने को तैयार ही नहीं है।
इतना कि अब डोनाल्ड ट्रंप हताश होकर कह रहे हैं नहीं नहीं तुम लोग जाओ, अमेरिका और अमेरिका की सरकार तुम्हें इंश्योरेंस देगी, तुम्हारे टैंकर्स की हिफाजत करेगी। ऐसे वॉर सिचुएशन में बाय द वे समझ में आता है कि चीजें कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं और इंश्योरेंस कितनी जरूरी होती है। वैसे इमरजेंसी सिर्फ देशों के बीच और सरहद पर नहीं आ सकती है, आपके और मेरे जिंदगी में भी आ सकती है, आपके और मेरे घर पर भी हो सकती है। इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपका कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, आपकी जरूरत बन चुका है। आप 2026 में अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा उस जगह जरूर लगाए जहां से आपको बुरे वक्त में सहारा मिल सके। एक बीमारी, एक एक्सीडेंट और आप हॉस्पिटल के गेट पर होगे, और अगर आपके पास तब हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो आप मान के चलिए कि आपके जेब और आपके बैंक बैलेंस अकाउंट के खिलाफ आप खुद ही जंग छेड़ रहे हो। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी एक तरीके की बचत ही तो समझिए। अब तो काफी ऐसे प्लान्स आ गए हैं जो पहले दिन से ही आपके डायबिटीज, थायराइड, बीपी, एस्थमा जैसे एग्जिस्टिंग डिजीजेस को भी कवर करते हैं। अगर आप सही वक्त पर ऐसे प्लान्स लेते हैं तो आपका मंथली बजट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ टर्म इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। यह लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म मान लीजिए। जितनी कम उम्र में आप इसे लेते हैं उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है और वही प्रीमियम फॉर लाइफ लॉक हो जाता है। हर परिवार में कमाने वाले मेंबर को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यह इंश्योर करता है कि आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को पैसे की कम से कम दिक्कत ना हो। सिर्फ 400 या 500 रुपए से महीने आप शुरुआत कर सकते हैं। छोटी सी रकम देकर आप अपने हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में लाखों करोड़ों तक का कवर अपने लिए पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, जाकर खुद आप जानकारी लीजिए। ऑनलाइन खरीदेंगे ये पॉलिसीज तो 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। लिंक को इसीलिए जाकर देखिए, खुद परखिए। क्या इजराइल मिडिल ईस्ट में रेड फ्लैग ऑपरेशंस कर रहा है? अगर हां तो कैसे कर रहा है? इसे समझने से पहले देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में यह युद्ध कैसे और गहरा गया है। इजराइल और अमेरिका इस बात पर तिल मिलाया हुआ है कि उनका जो प्लान है वो फेल कर चुका है। 40 टॉप लीडर्स आयतुल्लाह खुमैनी के साथ आपने ईरान में मार गिराए, लेकिन ईरान अभी भी लड़े जा रहा है, तो इसकी सजा तो ईरान को मिलनी होगी। इसीलिए इजराइल ने अब एक और वेव ऑफ स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिया है। यह ज्यादा इंटेंस है। कहना उनका यह है कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया जा रहा है। तेहरान में हम सिविलियंस को नहीं मार रहे हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अटैक कर रहे हैं। और इजरायली फोर्सेस हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर और बेरूट पर भी हिजबुल्लाह पर अटैक कर रही है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक होने की कोशिश हुई है इजराइल के खिलाफ। 1000 से ज्यादा लोग ईरान में अभी मारे जा चुके हैं, और ये तो बेसिक आंकड़े हैं, ये डेथ टोल और भी ज्यादा हो सकता है। अगर आप उधर इजराइल की बात करें तो सिर्फ 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो यह बैलेंस्ड वॉर तो कहीं से नहीं है। ईरान अभी भी लेकिन कोशिश कर रहा है कि अपने बैलिस्टिक्स का पूरा इस्तेमाल करे और ड्रोन्स का पूरा इस्तेमाल करे। यूएस जो इंटरेस्ट्स हैं, यूएस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो एसेट्स हैं, उस पर अटैक करे। ईरान ने कहा है कि उसका सबसे बड़ा सक्सेस पिछले कुछ घंटों में तब हुआ जब यूएस स्पेस फोर्स की ANFPS 132 बैलिस्टिक मिसाइल एंट्री वार्निंग रेडार को कतार में खत्म कर दिया गया। सोचिए, $1 बिलियन वर्थ का यह रेडार था, हाईली एडवांस्ड रेडार था, 1000 किलोमीटर तक की स्कैनिंग रेंज थी इसकी। इसको नर्वस सिस्टम ऑफ द यूएस मिसाइल डिफेंस कहा जाता था इन द गल्फ, और इसको तबाह कर दिया गया है। सैटेलाइट इमेजरी से भी कॉन्फर्मेशन आ चुकी है कि यह एक सक्सेसफुल हिट रहा। बहरेन में भी ईरान ने सैटकॉम के 2 टर्मिनल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह यूएस नेवी फ्लीट हेडक्वार्टर्स में स्थित थी, तो वहां भी ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला हुआ है। उधर लेकिन यूएस का कहना है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला जरूर किया है, लेकिन उनका जो हमले का रेट है, लॉन्चेस का रेट है, वो 86% गिर चुकी है। तो कहीं ना कहीं आशा की किरण है अमेरिका के लिए कि यहां द रेट ऑफ अटैक अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन इसके 2 मायने हो सकते हैं। एक, जो यूएस सोच रहा है कि भैया उन्होंने जो ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है, क्योंकि हर बार मिसाइल लॉन्च होता है ऊपर से सैटेलाइट इसको ट्रैक कर लेती है, तो उन्होंने लॉन्चर्स को हिट किया है, ईरान की जो कैपेबिलिटी है उसको डिग्रेड किया है। यह दूसरी सच्चाई भी हो सकती है, ईरान अपने आप को तैयार कर रहा है एक लंबे युद्ध के लिए। याद रखिए, आर्थिक स्थिति जितनी भी आप बिगाड़ोगे अमेरिका की, मिडिल ईस्ट की, तो उनकी कमर वैसे टूटेगी। तो हो सकता है जानबूझ के ईरान अभी धीरे धीरे मिसाइल लॉन्च करता रहेगा, जिससे युद्ध और खींचता रहे और एक स्टेलमेट का सिचुएशन बन जाए।
उधर ड्रोन्स की कहानी तो एकदम अलग ही चैप्टर है। 1000 से ज्यादा ड्रोन्स तो सिर्फ यूएई की तरफ फायर किए गए हैं और यूएस ऑफिशियल्स ने यूएस कांग्रेस को एडमिट भी कर दिया है कि भैया हम इतने सारे ड्रोन्स इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतने मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स है ही नहीं। और उसके बाद सबसे अलार्मिंग जो चीज है, नेटो एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जो तुर्की की तरफ आ रहा था, उनके एयर स्पेस की तरफ आ रहा था, उसको शूट डाउन किया है। अभी तक तो यही खबर है, यह खबर चेंज हो सकती है क्योंकि यह उसी दिन खबर आई है जब यूके ने कंफर्म किया है कि जो ड्रोन उसके एयरबेस को हिट किया साइप्रस में, जो लग रहा था रेडार सिग्नेचर से शहीद ड्रोन, ईरान का ड्रोन, वो ईरान की तरफ से आया ही नहीं था। अगर आप ये सारे पॉइंट्स मैच करें कि एक तरफ तुर्की को इन्वॉल्व होने की कोशिश हो रही है, एक तरफ यूके की बेस से साइप्रस पर, एक तरफ यहां सऊदी अरेबिको पर अटैक हो रहा है, अगर आप क्रोनोलॉजी लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इजराइल शायद डिलिबरेटली नेटो और यूएस एलाइज पर खुद ही अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ईरान को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है ताकि सारे लोग ईरान के खिलाफ आ जाएं। जब भी कोई बड़ा युद्ध शुरू होता है, खासकर कि मिडिल ईस्ट में, एक सवाल जरूर उठता है, ये जो हो रहा है ये वही हो रहा है जो हमें दिख रहा है, या फिर दुनिया की नजरों से दूर कहीं शैडोज में और एक बड़ा गेम चल रहा है। अब यह बात तो साफ हो चुकी है कि सऊदी अरेबिया में जो अटैक हुआ और अब साइप्रस में यूके बेस पर जो अटैक हुआ वो ईरान से नहीं हुआ था। अब याद रखिए, यूके इस जंग में पहले अपने बेसेस और रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता था। अमेरिका कुड नॉट यूज दोज रिसोर्सेज। लेकिन जब उसके बेस पर अटैक हो गया तो उसने भी ईरान के खिलाफ जंग में अपने आप को अमेरिका के साथ पाया। यूके पर अटैक को देखकर फ्रांस और जर्मनी भी जंग में अमेरिका का साथ देने लगे। और इस सब के बाद हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, यूके के बेस पर जो ड्रोन वाला हमला हुआ था वो तो ईरान की तरफ से आया ही नहीं था। यहां सीधा सवाल खड़ा होता है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। मतलब कोई इस जंग का फायदा उठाकर जानबूझकर यूके के बेस पर और सऊदी ऑयल फैसिलिटी पर अटैक कर रहा है। इसका इल्जाम ईरान के मत्थे चढ़ा रहा है ताकि हर देश ईरान के खिलाफ जंग में कूद पड़े और ईरान का सफाया और जल्दी हो सके। ऐसा खेल ईरान के खिलाफ कौन कर सकता है, कौन रच सकता है, गेस करना काफी मुश्किल नहीं होगा। पहले भी दुनिया में कई जंग के बीच में ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते आए हैं। इतिहास के कुछ सबसे मशहूर इंसिडेंट्स में से एक है 1939 ग्लीविस रेडियो स्टेशन पर हमला। यह अटैक नाजी फोर्सेस ने खुद करवाया था, लेकिन इसे पोलिश एग्रेशन बताकर नाजीज ने पोलैंड पर हमला कर दिया। उसके बाद ऑफ कोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी की वजह से शुरू हो गया। उससे पहले 1931 में जापान की ही अपनी मिलिट्री ने मंचूरिया में एक रेलवे लाइन के पास धमाका कर दिया। यह धमाका इतना फुसुड्डी था, इतना कमजोर था कि रेलवे ट्रैक ठीक से डैमेज भी नहीं हुआ, लेकिन फिर एग्रेशन बताकर जापान मंचूरिया में घुस जाता है, कब्जा कर लेता है। खैर, इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल अगर आप मैं बताऊं तो इजराइल का खुद का ही है, 1954 का लावॉन अफेयर। इस ऑपरेशन में इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इजिप्ट में रहने वाले जूइश लोगों को रिक्रूट किया। उन्हें टास्क दिया गया कि वो कायरो, अलेक्जेंड्रिया में स्थित अमेरिकन और ब्रिटिश कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, माने वो चीजें जो ब्रिटिशर्स, अमेरिकन ओन करते थे, चलाते थे, वहां धमाका किया जाए। अब नेचुरली धमाकों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इन धमाकों को देखते हुए ब्रिटेन सुएज कैनाल से अपनी फौज वापस नहीं लेगा। इससे इजरायली जो फोर्सेस है और इजराइल को सिक्योरिटी फायदा मिलेगा। लेकिन इजराइल का यह साजिश था वो नाकाम हो गया, उसके एजेंट्स पकड़े गए और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर को उस समय रिजाइन करना पड़ा। हालांकि यह एक शर्मनाक बात थी, लेकिन फिर भी इजरायली सरकार ने ऑफिशियली इस ऑपरेशन के सर्वाइविंग एजेंट्स को सर्टिफिकेट बांटे, उन्हें शाबाशी दी। बहुत से और केसेस भी है जहां इजराइल का नाम सामने आता है ऐसे शर्मनाक एपिसोड्स में, चाहे वो किंग डेविड होटल बॉम्बिंग की बात हो, बगदाद सिनेगॉग बॉम्बिंग्स की बात हो, इन पर आप गूगल कर लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा, और यूएस लिबर्टी अटैक जो 1967 में हुआ था। 6 डे वॉर के समय इजरायली फोर्सेस ने यूएसए की एक इंटेलिजेंस शिप यूएसएस लिबर्टी को ही डुबो डाला। 30 से ज्यादा अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए, 170 से ज्यादा घायल हो गए। इजराइल ने कहा गलती से मिस्टेक हो गया, हमने सोचा इजिप्शियन शिप है,
लेकिन डीक्लासिफाइड एनएसए रिपोर्ट से पता चलता है कि इजराइल ने यह काम जानबूझ के किया था, इसके लिए क्योंकि अमेरिका इजराइल पर नजर रख रहा था और वो नहीं चाहता था कि उसकी हरकतों पर अमेरिका की नजर रहे। वो उल्टा चाहता था कि इस शिप के सिंकिंग के लिए इजिप्ट को जिम्मेदार ठहराया जाए और यूएसए को वॉर में घसीटा जाए। याद रखिए, इजराइल ने पहले भी अमेरिका को बार बार मिडिल ईस्ट में वॉर में घसीटने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें ट्रंप जैसा कोई पहले मिला नहीं था। अब जाकर उनको एक मुर्गा मिला है। वैसे तो बहुतों का मानना है कि केनेडी की हत्या हो या 9/11 हो, उसके बारे में भी इजराइल को पता था या इजराइल इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम कंस्पिरेसी थियरीज में ना भी जाएं, सबूत साफ है कि इजराइल पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता आया है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह पॉलिसी वो आज भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। याद रखिए, इस बार भी जब यह जंग छिड़ी तो यूएस ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी, एक डील ऑलमोस्ट हो चुकी थी, लेकिन इजराइल ईरान को अटैक करने का मन बना चुका था, तो यूएस को भी जंग में कूदना पड़ा, ना कूदना चाहते हुए भी कूदना पड़ा। यह बात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने गलती से ही सही ऑन रिकॉर्ड कह दी। That if Iran came under attack by anyone, the United States or Israel or anyone, they were going to respond against the United States. And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. ऐसे बयान आने के बाद अमेरिका में देर से ही सही लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इजराइल उनके देश को किस हद तक कंट्रोल कर रहा है, किस हद तक चला रहा है। फॉल्स फ्लैग की एक पॉलिसी इजराइल फॉलो करते आया है और फॉल्स फ्लैग केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि अल अक्सा मॉस्क को गिराने के लिए भी, वहां थर्ड टेंपल बनाने के लिए भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इस्तेमाल हो सकता है। If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. दरअसल यहां कॉन्टेक्स्ट थोड़ा जरूरी है। जेरूसलम स्थित अल अक्सा मॉस्क मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन जूज इस जगह को टेंपल माउंट के नाम से जानते हैं। उनके लिए यह बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है और कहा जाता है पहले भी यहां 2 बार उनका टेंपल गिराया गया है। तो जो जायनिस्ट्स हैं, उनका अल्टीमेट गोल यह है कि यहां के मस्जिद को गिराकर एक थर्ड टेंपल का निर्माण किया जाए। और यह कोई इन थियरी नहीं है, इस प्रोजेक्ट पे जायनिस्ट सालों काम करते आए हैं, अमेरिकन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते आए हैं कि अमेरिका हमारा साथ दे इस थर्ड टेंपल का निर्माण करने में। सुनिए इस अमेरिकन पॉलिटिशियन को, कुछ साल पुराना है यह बाइट, लेकिन बहुत रेलेवेंट है, समझाता हूं कैसे। सुनिए तो पहले। There's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. I don't know how it would happen. You don't know how it would happen, but I know that it could happen. ये वही पीट हेक्सिथ है जो आज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का मुखिया है। ये वही इंसान है जो ईरान पर बमबारी कर रहा है। ये वही इंसान है जो कह रहा है कि हम जो इजराइल का प्लान है उसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एज अमेरिका। तो आप अगर क्रोनोलॉजी समझ रहे हो तो आप समझ जाओ, ईरान तो झांकी है, असली एजेंडा तो अभी बाकी है। लेकिन इसमें कामयाब होने के लिए इजराइल को सबसे पहले मिडिल ईस्ट में अपना पूरा वर्चस्व हासिल करना होगा, इतना शक्तिशाली बनना होगा कि उसके खिलाफ कोई आंख उठाने की भी जुर्रत ना कर पाए। और इस गोल को पूरा होने में बस ईरान ही रोक सकता है। तो फॉल्स फ्लैग ही सही, ईरान के खिलाफ सबको यूनाइट करना है, उसे तबाह करना है, नहीं तो भूल जाओ अपना थर्ड टेंपल। ईरान को हटाने का प्लान भी लगभग कामयाब हो गया था। खमीनी और पूरे लीडरशिप को आपने एक झटके में हटा दिया था। डिटेल में हमने आपको समझाया भी कैसे यह काम किया था। CIA और मोसाड ने मिलकर अमेरिका को आपने युद्ध में भी खींच लिया, लेकिन कमबख्त ईरान जो है वो गिरा नहीं। उल्टा उसके पास तो अब एक नया सुप्रीम लीडर भी आ गया है, सुनने में आ रहा है, मुज्तबा खमीनी, आयतुल्ला खमीनी का दूसरा बेटा। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है ईरान की तरफ से, तो समझो सुलह तो गया भाड़ में। हां, इजराइल और भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसके बाद जरूर करेगा, इसकी गारंटी है।
एंड में यह बोलना चाहूंगा कि यह बात तो नहीं है कि ईरान अमेरिका और इजराइल को हरा सकता है, नहीं हरा सकता है, इस युद्ध को बस और लंबा खींच सकता है। अगर अमेरिका को पीछे खींचना है, इजराइल को कंट्रोल करना है, तो इसमें अमेरिकी जनता जो है और अमेरिकन ऑपोजिशन है उसे बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, और इसीलिए आप देखोगे कि प्रेशर भी ट्रंप के ऊपर बढ़ रहा है। अभी यूएस सेनेट में वोटिंग हुई ऑन वॉर्स पावर रेजोल्यूशन। ये जो रेजोल्यूशन है ये पास नहीं हो पाया, 53 to 47, माने नैरो मार्जिन से ये जो रेजोल्यूशन था उसको डिफीट कर दिया गया। ये रेजोल्यूशन अगर पारित हो जाता कुछ और वोटों से, तो उसका मतलब यह होता कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कांग्रेशनल अप्रूवल मांगनी पड़ती किसी और एक्शन से पहले ईरान पर। लेकिन अगर फेल भी हो गया, यह दिखाता है कि अमेरिका में भी काफी गुस्सा है, काफी एफर्ट है कि इस युद्ध को, ये बेफजूल के युद्ध को रोका जाए, या कम से कम यूएसए को वहां से बाहर निकाला जाए। यह वोट फेल हुआ है छोटे मार्जिन से, हो सकता है इसलिए क्योंकि इजराइल ने ज्यादातर यूएस लेजिस्लेटर्स, डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, उन्हें खरीद के रखा है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको दिखेगा खरबों डॉलर्स लगाए हैं इजराइल ने अमेरिकी पॉलिटिशियंस को खरीदने के लिए। लेकिन सीएनएन की पोल दिखाती है कि ज्यादातर जो कॉमन अमेरिकन हैं उनको यह युद्ध नहीं चाहिए, उनको समझ में नहीं आता है इस युद्ध का पॉइंट क्या है। उधर पेंटागन ने भी साफ कर दिया है कि इस युद्ध का जो खर्चा है कम से कम $1 बिलियन पर डे है, और जैसे जैसे दिन चले जाएंगे ये और भी खर्चा बढ़ता रहेगा। और ईरान का जो शहीद ड्रोन है वो ज्यादा मुश्किल कर रहा है, क्योंकि उस ड्रोन को बनाना सस्ता है, उस ड्रोन को चलाना सस्ता है, और उसको सारे को इंटरसेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये युद्ध और खिंचता है तो अमेरिका और इजराइल के लिए दिक्कतें और भी बढ़ेंगी। इसका मैथ्स भी हमने आपको समझा कर रखा है यहां देशभक्त पर। अब हमें यह भी खबर आ रही है कि इजराइल को बचाने के लिए यूएस ने अपने दूसरे एलाइज को भी छोड़ दिया है। माने दूसरे देशों से, वहां से मिसाइल, वहां से डिफेंस सिस्टम्स हटाकर आप इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहे हो। भाई कौन सा अमेरिका फर्स्ट है ये कैसी पॉलिसी है भाई? जो युद्ध 2 दिन में खत्म होने वाला था वो 1 हफ्ते तक खिंच रहा है, और अब डेस्पिरेशन वाले काम भी अमेरिका कर रहा है। कर्डिश गेम, अब ये नया ग्रेट गेम शुरू होने वाला है। माने एयर वॉर तो आप कर ही रहे हो, बम तो आप गिरा ही रहे हो, साथ ही सीआईए को बोल दिया गया है कि आप कर्डिश जो फोर्सेस हैं, इरानियन कर्डिश फोर्सेस हैं जो बगावत करना चाहते थे, उन्हें आप वेपन्स देना शुरू करो, जिससे हम एक रेवोल्यूशन पैदा कर पाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद लीडर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इरानियन कर्डिस्तान से बात भी की हुई है। कर्डिश मिलिशियाज को बोला जा रहा है आप इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करो, वहां जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर बमबारी भी की जा रही है, जिससे और जो इराक से जो कर्डिश फोर्सेस हैं वो ईरान के अंदर दाखिल हो पाएं। ऑल्दो इराक ने बोल दिया है कि हम अपनी टेरिटरी का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होने देंगे, एक लॉन्च पैड नहीं होने देंगे। कर्ड्स का अपना भी एक लंबा हिस्ट्री है, वॉशिंगटन उसका इस्तेमाल करती है, फेंकती आई है, इस्तेमाल करती है, फेंकती आई है। सीरिया में भी पहले ऐसा ही हुआ था। और इस बीच में भारत को भी देखना पड़ेगा कि क्या अब भारत के ऊपर भी अमेरिकन प्रेशर आएगा, क्योंकि जो पिछले 24 घंटों में खबर आ रही है उससे यह साफ साफ हो चुकी है ये बात कि ये जो आंख की लपटें हैं अब वो हमारे दहलीज पर भी आ चुकी हैं। बस पिछले 24 घंटों में ट्रंप के लिए एक बड़ी खबर यह थी कि उसने एक विक्ट्री क्लेम किया है जब इरानियन शिप INS डेना को यूएस न्यूक्लियर सबमरीन ने टॉर्पीडो से मार गिराया। यह पहले ही बार हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि किसी अमेरिकन सबमरीन ने एनिमी वॉरशिप को कॉम्बैट में मार गिराया है। 30 से करीबन जो सेलर्स हैं उन्हें श्रीलंका के लोगों ने बचाया, लेकिन 100 से ज्यादा सेलर्स को वहीं अमेरिका ने छोड़ दिया मरने के लिए। 80 की तो मरने की पुष्टि अभी हो चुकी है। अमेरिका कह रही है कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है, लेकिन इंडिया के लिए यह एक खतरे की घंटी है। क्या इंडिया को इंफॉर्म किए बिना, हमसे पीछे बिना, क्या हमारे ही बैकयार्ड में अमेरिका अब अपनी दादागिरी करेगा? इसका छोटा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, स्पेन ने बस इतना कहा कि हम अपने बेसेस आपके फाइटर्स और आपके मिलिट्री के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। बस इतना सा कहा था, और डोनाल्ड ट्रंप का जो कहर ढाया है अभी स्पेन के ऊपर, जो सुनाया गया है स्पेन को, और जो कार्रवाई की धमकी दी गई है स्पेन के खिलाफ। क्या अगर कल अमेरिका इंडिया को डिमांड करेगा कि तुम अपने एयर बेसेस खोलो, तुम अपने पोर्ट्स खोलो हमारे वॉरशिप के लिए, उस सिचुएशन में इंडिया क्या करेगा? क्या यह नियो कॉलोनियलिज्म को अलाउ करेगा, या फिर इंडिया के पास कम से कम उतना दम होगा कि हम बोलेंगे कि हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे जो एयर बेसेस हैं, वो हम आपकी मिलिट्री को इस्तेमाल नहीं करने देंगे? सवाल अब ईरान का नहीं रह गया है, सवाल है कि एक कैसे दादागिरी, अब एक यूनिपोलर फोर्स चल रहा है। ये जो दादागिरी चल रहा है कि हम इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर का कुछ नहीं देखेंगे, जो हमें मन है हम करेंगे, जो देश हमारी बात नहीं सुनेगा, जो हमारे सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हम उन्हें तबाह कर देंगे।
तो जो लोग इंडिया में इसका जश्न मना रहे हैं जो ईरान में हो रहा है, याद रखिए यह दादागिरी ईरान पर नहीं रुकने वाली है, इसकी आंच बहुत और देशों को जलाने वाली है। इस युद्ध ने एक बात तो साफ कर दी है, कोई भी 100% सेफ नहीं है। अरे दुबई 100% सेफ नहीं है तो आपका और हमारा क्या। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। प्लीज नीचे दिए गए लिंक में जाइए, एक्सप्लोर करिए, खुद समझिए और अपने आप को इंश्योर्ड रखिए फॉर अ सेफर बेटर टुमारो। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।